गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। देखिए, इन दोनों को काफ़ी हद तक हम एक दूसरे से रिलेट करके स्टडी करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस आपको अगर नॉर्मली समझना चाहे तो बहुत आसान है तरीका समझने का इसका। देखिए क्या होता है इसमें, अगर यहाँ पे देखिए किसी भी पॉलिटिकल जो साइंस होती है उसमें किस चीज़ को स्टडी कराया कराया जाता है। बेसिकली वहाँ पे ह्यूमन को वहाँ पे पॉइंट रखा जाता है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सिस्टम की या जो भी रूल रेगुलेशंस हैं या इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा मतलब पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करनी होती है वो सब। तो इनको हम अर्थशास्त्र से रिलेट इसलिए करते हैं कि देखिए स्टेट में जो भी चीज़ें होती हैं वो बिना पैसे के बिना अर्थ के वहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। अगर स्टेट की फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इकोनॉमी वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर रूप से इन फ्यूचर क्या प्रेजेंट के लिए भी वो अच्छी पॉलिसी वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता है। क्यों जरूरी होता है इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस? तो पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी हैव सच ए डीप कनेक्शन। तो काफ़ी हद तक इसका जो कनेक्शन है वो काफ़ी डीप है, काफ़ी गहरा है, क्योंकि प्रारंभिक लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा मानते थे। यानी कि स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं कुछ फिलोसफर की, तो वो राजनीति विज्ञान को पॉलिटिकल जो साइंस है उसको अर्थशास्त्र की ही एक ब्रांच मानते थे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती है वो किस बेस पे बनती है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है स्टेट, तो वो इन फ्यूचर के लिए एक बेहतर पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकता है। वहाँ पे मतलब अनएम्प्लॉयड जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती, कुछ इस तरह की सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट नहीं होती है। और प्राचीन भारतीय राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने भी राजनीति पर जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है उसका नाम भी अर्थशास्त्र ही है, और अर्थशास्त्र के पिता भी कौटिल्य कहे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के द्वारा ज्ञान की एक पृथक शाखा का रूप ग्रहण कर लेने पर भी अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखिए, हम जो स्टडी करते हैं, अगर हमने पॉलिटिकल साइंस का भी सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हिस्ट्री के साथ किया था। हिस्ट्री से सिर्फ हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा बेहतर हम पॉलिसी या कोई भी रूल, कोई भी नियम विनियम हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बिना अर्थ के, बिना पैसे के, बिना फाइनेंशियल कंडीशन के स्ट्रॉन्ग के वहाँ पर हम एक पॉलिटिकल जो विज्ञान का जो भी मतलब टारगेट होता है ह्यूमन लाइफ को पॉइंट करके उसको वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर को क्रिएट करना, तो वो प्रॉपर रूप से एक तरीके से वहाँ पे रह जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमी के साथ कितना ज़्यादा डीप कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो इनके जो सिमिलर टारगेट है वो क्या है। देखिए, दोनों ही विज्ञानों का जो समान जो मतलब मेन जो टारगेट होता है वो मानव कल्याण है, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर है। और एक का लक्ष्य राजनीतिक कल्याण। बस डिफरेंस क्या होता है कि एक का लक्ष्य पॉलिटिकल वेलफेयर होता है एंड दूसरे का लक्ष्य क्या होता है, इकोनॉमी वेलफेयर। लेकिन दोनों ही किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, ह्यूमन से कनेक्ट करते हैं। दोनों का क्या काम है कि ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी उनकी सुविधाएं हैं, वो स्टेट द्वारा उनको प्रोवाइड कराई जाए। और प्रॉपर रूप से वो चीज़ें प्रोवाइड तभी कराई जाएंगी जब वहाँ पे जो स्टेट की कंडीशंस है एज ए फाइनली लाइक ए फाइनेंशली, यानी कि पैसों से अगर हम वहाँ पे रिलेट करते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी काफ़ी हद तक ग्रोथ अच्छी है, तो वहाँ पे इस तरह के जो वेलफेयर है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मनुष्य के आर्थिक कल्याण की जो सिद्धि है वो अराजकता या अशांति के वातावरण में संभव नहीं हो सकती है। कि अगर वहाँ पे अगर आप देखें कि कोई भी ऐसा मतलब जो इकोनॉमी पीसफुल लाइफ अगर स्पेंड करनी है सही तरीके से, जहाँ पे इंसान सही तरीके से काम करते हैं, तो वो एक नॉन वायलेंट होकर या पीसफुल जो सिचुएशंस है उसके अगेंस्ट जाकर किस तरह की हम वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं बना सकते। इसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे शांति और व्यवस्था की स्थापना हो। और राज्य का एक आवश्यक कार्य भी ये हो जाता है कि इकोनॉमी बेस पर वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल जो साइंस है उसके टारगेट और इकोनॉमी के टारगेट बिल्कुल सेम होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों का ही लक्ष्य ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है और प्रॉपर रूप से उसको शांतिपूर्वक तरीके से उसको अचीव करना दोनों का मेन टारगेट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन, इकोनॉमी पेड टू पॉलिटिकल साइंस। तो अर्थशास्त्र का क्या कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर आउट करते हैं कि राजनीति संस्थाओं का उदय, विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम होती है। देखिए, राज्य के विकास के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का विकास आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम रहा है। तो ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके स्टेट में अगर आपका स्टेट डेवलप है तो बहुत हद तक इसका जो मतलब हम कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो हम इकोनॉमी कंडीशंस को देते हैं।
क्योंकि डेवलप किस चीज़ से होता है? आप जो भी पॉलिसीज़ क्रिएट करते हो, जो भी सिस्टम है, जो सरकार है, अगर वो कोई भी पॉलिसी क्रिएट करती है, किस बेस पे करती है? अगर उसके पास जो उसकी पैसों की जो सिचुएशंस है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग है, तो वो तभी तो अपनी जो पॉलिसीज़ वहाँ पे क्रिएट कर पाएगा। तो उसका रिज़ल्ट यही होता है कि जो भी राज्य डेवलप है, तो उसका मेन कारण ये भी होता है कि वहाँ पे इकोनॉमी का काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। मानव समूह द्वारा कृषि को जीवन यापन के प्रमुख साधन के रूप में अपना लेने पर सर्वप्रथम सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना हुई और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में स्थापना का जो मूल कारण यही है कि आर्थिक गतिविधियां ही रही है। यानी कि उन्होंने अगर फार्मिंग को भी सबसे ज़्यादा मतलब वो यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से रखने का जो प्रयत्न किया है, वो भी एक मेन टारगेट यही है कि वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिली है और जो इकोनॉमिक्स है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अहम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर। न केवल राज्य का स्वरूप बल्कि समय समय पर राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति, जो भी पॉलिसी बनती है, वो आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रही हैं। 18वीं सदी में यानी कि 18 सेंचुरी में इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के इन देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। प्रॉपर रूप से हम जब इनके बारे में स्टडी करते हैं, जो 18 सेंचुरी के इंग्लैंड और यूरोप की जो कंडीशन थी, उससे पहले जब हम उस कंडीशंस की सिचुएशंस को स्टडी करते हैं कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, सबसे ज़्यादा जो प्राइवेटाइजेशंस हर चीज़ का वहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। और वहाँ पे इम्पेरियलिज्म को देख वहाँ पे देखा गया। तो प्रॉपर रूप से ये सब कंडीशंस वहाँ पे क्यों अप्लाई हुई, क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक अवस्था थी वो काफ़ी हद तक अदर कंट्री से बेहतर वहाँ पे देखी गई। तो राज्य की जो भी नीति होती हैं वो पूरी तरीके से वहाँ की आर्थिक जो सिचुएशन है, जो कि इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके ऊपर निर्भर करती हैं। अगर अगर यूरोप में या इंग्लैंड में जैसा आज वो डेवलप है, वो कंट्रीज़ वहाँ पे बहुत सारी मतलब एक्सपेंसिव कंट्री है फॉर लाइक ए वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड आप देख सकते हो, मोर एक्सपेंसिव कंट्री मानी जाती है। काफ़ी मतलब उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी हद तक वो एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगी कंट्री मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस है अदर छोटी हर यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उन सबसे ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए ये चीज़ें देखी जाती है कि लोग सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं कि जहाँ से आर्थिक अवस्थाएं बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो वो जितने भी यूरोपीय कंट्री थे, फिर जो भी इन देशों ने जितने भी देश थे, वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की उन्होंने नीति अपनाई, क्योंकि इसी नीति को अपनाने से वो अपनी जो इकोनॉमी कंडीशंस थी स्टेट में उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं राजनीतिक घटनाएं और आर्थिक गतिविधियों के परिणाम। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप घटित हुई हैं। 1935 में जब स्पेन की गणतंत्रात्मक सरकार ने इनकी जो रिपब्लिकन जो पार्टी थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने श्रमिक वर्ग के हित में कानून निर्माण का प्रयत्न किया, तो सामंत वर्ग ने जो उद्योग से रिलेटेड होता है और चर्च के पादरी से और सेना ने जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में संगठित होकर गणतंत्र सरकार का तख्ता उलट दिया। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होती है। अगर सही तरीके से सिस्टम जो है, जो गवर्नमेंट है, वो सही तरीके से काम नहीं करती है, वहाँ पे अगर हम इकोनॉमी कंडीशंस को ग्रो नहीं करते हैं, लगातार वहाँ पे अप डाउन होते रहते हैं और ज़्यादातर डाउन सिचुएशंस वहाँ पे देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंसिडेंट हो जाते हैं जिनका परिणाम ये होता है कि वहाँ पे जो सिस्टम है उसको हटाया जा सकता है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, किसी भी स्टेट में अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उनके मतलब जो नीड्स है, वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी, तो वो हर तरीके से मतलब दुखी हो जाएंगे चारों तरफ से। वो जो छोटी नीड है वो भी उनकी पूरी नहीं होती है, तो ऐसे में वो सिस्टम के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जो सिस्टम जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है उसको मैनेज करने का काम सिस्टम का होता है। वो अलग तरीके से कैसे करता है वो उनके हाथ में होता है। तो यहाँ पे बहुत हद तक लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते हैं। तो इसी तरीके से 1935 में भी देखा गया था कि स्पेन में जो गणतंत्रात्मक सरकार थी, श्रमिक वर्ग के हितों में वो सही तरीके से कानून नहीं बना पाए थे, तो इसलिए वो वहाँ के बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स, बहुत सारे जो सामंत वर्ग है, जो चर्च के पादरी हैं, सेना से रिलेटेड भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे, फ्रैंको थे, जिनमें जनरल फ्रैंको थे, तो उन्होंने एक लीडरशिप निभाई और वहाँ पे जो गणतंत्र सरकार थी उसको पूरी तरीके से डाउन कर दिया।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन। देखिए क्या इसके अलग भी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की जो मतलब इकोनॉमी को जो कंट्रीब्यूशन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिटिकल का क्या कंट्रीब्यूशन। अब तक तो हमने पढ़ा कि इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो पॉलिटी का क्या कंट्रीब्यूशन। तो अर्थशास्त्र प्रशासनिक स्तर पर निर्भर करता है। देखिए जो भी इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है अगर वो सही तरीके से काम करता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस के काम करता है, और वो ये देखता है कि वहाँ पे हम वेलफेयर को ग्रोथ कितना ज़्यादा कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर को कितना ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो अर्थशास्त्र पर वही निर्भर करता है, क्योंकि प्रशासन ने जितनी भी वहाँ पे रूल रेगुलेशंस वो लोग बनाते हैं वो किसके बेस पे बनाते हैं, अर्थशास्त्र के बेस पे बनाते हैं, इकोनॉमी कंडीशंस के बेस पे बनाते हैं। तो कुछ भी ऐसे हवा में पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे अर्थशास्त्र राज्य की नीतियों पर निर्भर। इकोनॉमी डिपेंड ऑन द स्टेट पॉलिसी बनती है, तो प्रॉपर रूप से वहाँ पे जो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है वो डिपेंड करती है स्टेट पॉलिसी की, कि स्टेट पॉलिसी वो कैसे किस तरीके से क्रिएट की जा रही है, क्या वो डाउन पेमेंट पे की जा रही है या बहुत हाई एक्सपेंसिव लेवल पे की जा रही है। फिर तीसरा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वार, युद्ध का प्रभाव। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है जिन जिन कंट्री में सिविल वॉर चल रहे हैं या एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि वहाँ पे युद्ध की एक्टिविटी लगातार वहाँ पे बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है काफ़ी हद तक डाउन देखने को मिलती है, नहीं होती। और यहाँ पे आप मध्य जो एशिया है वहाँ पे आप देख सकते हैं सीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, यहाँ पे लगातार युद्ध चलते रहते हैं। तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कहाँ हैं, नंबर में भी नहीं आती। तो काफ़ी डाउन यहाँ पे देखा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं कि इधर उधर से फंड मिलता है उनको, वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे फैक्ट डालती हैं। जो पॉलिटिकल विज्ञान है, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो यही होता है कि इफेक्ट ऑफ वॉर। अगर स्टेट में वॉर की सिचुएशंस बनी हुई है तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशन है आप कभी भी उसको बेहतर नहीं बना सकते। तो इस तरह की यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट और है, क्योंकि इसके जो पॉलिटिकल साइंस हम जब रिलेट करते हैं इकोनॉमी को, हमने हिस्ट्री को रिलेट किया, अभी हमने इकोनॉमी को रिलेट किया, एंड नेक्स्ट हम फिलोसफी या कुछ भी जैसे अदर सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को रिलेट करते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।